हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इसको हमने बहुत आसानी से अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। कैसे आपने अभी समर में आपने देखा होगा कि आइसक्रीम बेचने वाले जो आते हैं, ठेले पर बेचते हैं, जो उनके पास ऐसा एक बॉक्स होता है, मींस स्क्वायर शेप का बॉक्स होता है। इनमें बॉक्स में यहाँ पर होल बने हुए रहते हैं इस तरीके के, और आपने देखा है कि इन होल में वो कॉस्ट लगा रहता है और उस लोहे का ऐसा कॉस्ट होता है, और उस कॉस्ट में वे मिल्क भर देते हैं और एक ऐसी एक लकड़ी लगा देते हैं। फिर इस कॉस्ट को इस बॉक्स में रख देते हैं, अंदर डाल देते हैं। कभी आपने इस बॉक्स के होल को देखा है कि इसके नीचे क्या है? अगर देखा है तो आपने पाया है कि इसमें पानी होता है और कुछ आइस के पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। और नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आप आइसक्रीम लीजिएगा, उसको कह रहा है भैया हम देखें इस होल में आपने क्या डाल के रखा है, तो आपको बताएगा कि भैया हम इसमें आइस ले आते हैं, वो डाल देते हैं और उसके ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसके जब आप इसमें देखते हो तो नीचे आपको पानी दिखता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है और आइस के पीसेस होते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मिल्क तो इसमें जम जाता है, इस कास्ट में रखा हुआ मिल्क जम जाता है, पर इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ पानी क्यों नहीं जम पाता है, जबकि वही पानी इसको जमा देता है और खुद नहीं जमता है? क्यों? इसलिए नहीं जमता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जब वो इस कास्ट को तैयार करता है तो इसके ऊपर की प्लेट हटाकर इसमें आइस डालता है और ढेर सारा सॉल्ट डाल देता है, तो जितनी आइस को गलना होता है तो गल जाती है। एक आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री, उसको कम हो गया, इसलिए उसमें लिक्विड आ जाता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। और अब उसको अगर वाटर को जमाना है तो और ज्यादा आपको उसको उसके टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आइस में सॉल्ट डालने पर उसके वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। इसलिए इसके अंदर रखा हुआ पानी वो फ्रीज नहीं होता है, किंतु आइसक्रीम फ्रीज हो जाती है, क्योंकि आइसक्रीम में थोड़ी नमक डाला हुआ है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना है। इसको दूध वाले कहना भैया ये जो दूध डाल लो उसमें थोड़ा मुझे नमक भी डालने दो, पैसे ले लो, 1 घंटे के बाद में निकाल के ले जाऊंगा। आप देखेंगे कि अगर आपने इसमें सॉल्ट डाल दिया है तो इसका क्या हो जाएगा कि ये फ्रीज नहीं होगा, जमेगी नहीं आइसक्रीम आपकी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यह एक इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। एक और क्या होता है कि जो जितनी भी कार चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, मोटर गाड़ियां चलती हैं, उनमें रेडिएटर होता है, छोटे छोटे छेद बने हुए रहते हैं। इस तरीके का आप देखेंगे गाड़ी में कभी देखने को आपको मिले तो जाली टाइप का इस तरीके का बना हुआ रहता है, ढेर सारी छोटी छोटी जालियां, और इस तरीके का रहता है, यहाँ पर एक ढक्कन रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है। आप इसको पूछिए कि ये क्या है तो आपको बताएंगे कि ये क्या, बताएंगे आपको कि ये रेडिएटर है। इस रेडिएटर में पानी भरना जरूरी होता है। अब अगर रेडिएटर का पानी जम जाए तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी आपकी। पर सियाचिन जैसे एरिया में हमारी आर्मी की गाड़ियां जाती हैं, उनके रेडिएटर तो नहीं जम पाते, रेडिएटर तो जम नहीं पाते हैं, पानी तो उनमें भी डाला जाता है, तो उनके फ्रीजिंग पॉइंट को भी कम किया जाता है। पानी में थोड़ा सा कोई और नॉन वोलेटाइल मटेरियल डाल दिया जाता है ताकि इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कर दी जाए। तो इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट में कमी करना, जो सपोज कोई लिक्विड
0 डिग्री पर फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अगर अपन ने उसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो अब वो 0 डिग्री के बजाय कम 30, -30, -40, -50 ऐसे पे जाके फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में इस तरीके की कमी लाने को अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मैं इसको अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ और लिखता हुआ भी जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि व्हेन अ लिक्विड इज, मैं लिख देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कि व्हेन अ लिक्विड sufficient cold it starts freezing. At this temperature liquid phase वेपर प्रेशर लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में लेता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज as well as vapor pressure of solid phase is equal, यहां पर इक्वल होता है, and both liquid and solid exist in equilibrium state पर होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट की आपके पास जानकारी है। क्लियर? अब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इस पर वेपर फेज, अगर वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर होगा उतना कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर जितना कम होता जाएगा लिक्विड उतना फ्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लो हो जाता है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। क्या कि टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मालूम है अपन को ये। तो सॉल्यूशन, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला दिया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। अतः सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। इसी को ही अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ solution. So decrease in the vapor pressure of solvent, decrease the vapor pressure of
सॉल्वेंट सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is known as depression in freezing point। देखिए मैंने भले यहां पर लिख दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ solvent is more than vapor pressure of solution, decrease the vapor pressure of solution is known as depression in freezing point। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि when we add the non volatile solute in solvent then vapor pressure of pure solvent is decreases। due to the decrease of vapor pressure of pure solvent in the solution is known as depression in freezing point। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। वेपर प्रेशर डिक्रीज मींस क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बात इतनी सी है। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख लें क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बता दिया, डिप्रेशन की डेफिनेशन बता दी। अब मैं इसको ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अभी हम इसके ग्राफिकल रूप से देखेंगे। ग्राफिकली रूप से मैं एक ग्राफ को ये ड्रॉ करने जा रहा हूं। यह टेम्परेचर के लिए है, टी कर देता हूं बस, और यहां पर मैं वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर को शॉर्ट में कर दिया, ये वेपर प्रेशर है। क्लियर। अब क्या है कि अपन यूं मान लेते हैं कि यहां से ये वेपर प्रेशर ये गया है, यहां से लेके ये लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है ना, क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब यहां से लेके आपने लिक्विड है, क्यों, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर यहां पर बहुत ज्यादा है। जितना वेपर प्रेशर ज्यादा उतना ये लिक्विड होता हुआ चला गया। अपने प्रेशर को अपन कम करते गए, कम करते गए, नीचे आता जा रहा है, यानी ये वेपर प्रेशर भी नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पे ही जैसे ही पहुंचता है तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, फ्रीज होना चालू हो जाता है। यहाँ से ये फ्रीज होना चालू हुआ तो मैं इसको पॉइंट देता हूँ ए और इसको दे देता हूँ बी। ये ए बी, यहाँ पर ये फ्रीज हो गया। तो जहां पर ये फ्रीज हुआ है यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर, ये वाला वेपर प्रेशर, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर और यहाँ पर ये फ्रीज हो गया। तब ये इसको अपन मान लेते हैं कि ये टी, ठीक है ना, टी नॉट ए मान लेते हैं। क्लियर। थोड़ा सा फिगर को मुझे फिर से बना रहा हूँ, बनाया सही है मैंने किंतु कंजस्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा मैं सही करके फिर से कर दे रहा हूँ उसको। कुछ यूं बना रहा हूं मैं इस तरीके से, ये वेपर प्रेशर है, इस तरीके से जा रहा है, ऊपर जाएगा, और ये टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कर देता हूं, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, पहले लिक्विड कर देता हूं, लिक्विड सॉल्वेंट। अब यहां से इसको कम करते जैसे यहां पर पहुंचे तो क्या हो गया कि यहां पर पहुंचने के बाद ये यहां से जमना चालू हो गया, ठीक है ना। ये प्योर सॉल्वेंट है। और इस तरीके से ये फ्रीज है, फ्रीज सॉल्वेंट। फ्रीज सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर ये वाला हो गया, यहां पर लेके चलेंगे यहां पर। किंतु अब मैंने इसमें क्या करा, इसमें सॉल्यूशन का हमेशा
वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा कम होता है। तो यहां पर मैं ये सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन, इसको हम इसके वेपर प्रेशर को कम करते गए और यहाँ पर ये फ्रीज होना चालू हो गया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं ये ए और ये बी और ये मैंने दे दिया सी, ठीक है ना, ए बी सी, और इसको दे देता हूं डी और इसको दे देता हूं ई। तो यहां पर ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का टी नोट ए है, ए नहीं कह रहा हूं, ए पे, टी नोट ए पे, और यहां पर डी पर इसका वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ये यहां पर है सॉल्यूशन का, और ये इसका सॉल्यूशन का डी पॉइंट पर फ्रीजिंग पॉइंट है, टी ए पे। तो हम देखते हैं कि इनके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कमी आ गई। तो डेल टी चेंज, डेल टी ए इजिकल्स टू, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा था, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इसका ज्यादा था, है ना, यहाँ पर टी नॉट ए, और यहाँ पर कम हो गया क्योंकि टेम्परेचर यूं बढ़ रहा है, यहाँ पर कम हो गया तो टी ए पे। तो यही जो फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर में जो कमी आ रही है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इसको हम आप इसको ग्राफ को भी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, नो डाउट। अपन क्या बताएंगे ग्राफ में, अपन बताएंगे ग्राफ ए बी शो द सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड पॉइंट बी शो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, while the कर्व डी ई, ये डी है भाई ना, डी ई लाई बिलो द कर्व ए सी, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ डी ई मीन्स सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। D is the freezing point of solution, which is less than the freezing point of pure solvent. So depression in freezing point is del F is equals to del T naught F minus del T F। इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको अपन डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज directly proportional of pressure different of directly proportional of different pressure of pure solvent and solution is P naught and PS that is
नॉट पी एस। तो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट माइनस पी एस। और हम जानते हैं कि किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन किसके, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। आप इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। अब डेल टी एफ इसको हटा के मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन से कर सकता हूं। तो डेल टी एफ इजिकल्स टू के एक्स बी कर सकता हूं। यहां पर क्या है, डेल एफ क्या है, डेल टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। K is proportionality constant and XB is mole fraction of solute। पर अगर हम यहां पर, चलो नहीं एक मिनट, अपन आगे चल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, डेल टी एफ इजिकल्स टू के और एक्स बी इजिकल्स टू क्या होता है, तो एक्स बी इजिकल्स टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फिर डेल टी एफ इजिकल्स टू के, इसकी वैल्यू रख देता हूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एम बी क्लियर। मैं इस साइड से रब कर रहा हूं, इसको केवल यहां पर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस साइड से मुझे रब करना पड़ेगा, इतने एरिया को कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं यहां तक डायग्राम, इसको ग्राफ बाकी वाले पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, in the dilution, इसकी क्या आ जाएगी, W A अपॉन एम, ए के कंपेरिजन में इसकी वैल्यू बहुत कम है, किसकी, W B अपॉन एम बी, ठीक है ना, बहुत कम है। देयरफॉर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज neglected in denominator में हम एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इजिकल्स टू के, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी। देखिए डब्ल्यू डायरेक्ट, चलो पहले लिख देता हूं, डब्ल्यू एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर। अब डेल टी एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, के। अब ये जो है इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि मोलेलिटी, पहले नंबर ऑफ मोल्स देता हूं। एन बी इजिकल्स टू क्या है, एन बी इजिकल्स टू है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो मैं इस दोनों की जगह पर क्या लिख देता हूं, एन बी लिख देता हूं, और इसको क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए नीचे हो जाएगा इंटू एम ए ऊपर चला जाएगा। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं इस साइड। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया तो एक बार फिर से ले लीजिए। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी एफ इजिकल्स टू के एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, यहां लिख के दे देता हूं मीनिंग इसका। क्या मीनिंग है इसका, एक्चुअली क्या है कि इसमें इंक गड़बड़ हो गई है वीडियो में, इसलिए वो लाइटली दिखाई दे रहा है, इसको कम यूज कर पा रहा हूं। तो मोलेलिटी इजिकल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम, ये होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से शो करते हैं। तो इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, मोलेलिटी का साइन रख दिया और यहां पर कैपिटल एम ए रख दिया। अब हमें एक बात अच्छी तरीके से मालूम है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, वहां भी आप देख सकते हो, एम ए ये मास है। कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास है, किसका, सॉल्वेंट का। भाई अपन मान लेते हैं कि सॉल्वेंट हमने वाटर को लिया है। अगर वाटर को लिया है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वाटर का 18 होता है, हमें मालूम है। ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ के एम ए इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ के एंड एम ए इज कांस्टेंट। देयरफॉर ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन कांस्टेंट की जगह पर क्या कर देंगे, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो डेल टी एफ इजिकल्स टू, अब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, के एफ एम, ठीक है ना। अभी के एफ एम क्या है, ये के एफ को कहेंगे अपन के एफ इज, ये कांस्टेंट है। कौन सा, तो यह कांस्टेंट है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका के इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। के इज मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से,
ये मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहलाता है, और मोलल क्रायोस्कोपिक दिख ही नहीं रहा है, इसको फिर से ब्लैक में लिखना पड़ेगा मुझे लगता है। तो मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको अपन मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर? मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम फ्रीजिंग पॉइंट में अगर कमी को देखें अपन, अगर तो हम इसको अगर 1 मान लेते हैं तो 1 मोलल सॉल्यूशन इन डिप्रेशन एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो इस तरीके से हम फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन बता सकते हैं। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा अच्छी तरह देखें, मेरे ख्याल से दिखाई तो दे रहा होगा। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आई होप दैट यू हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट। मैं रब कर रहा हूं इसको। अब क्या है कि ये मोलल कांस्टेंट के थ्रू, या मोलल कांस्टेंट मैंने शॉर्ट में बोल दिया। मोलल कांस्टेंट का मतलब यह कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी हो सकता है, यह कांस्टेंट डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, यह कांस्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर भी हो सकता है। इन 3 बातों को जो मैंने बोला उसको फिर से सुनिए। मैंने कहा मोलल कांस्टेंट। अब मोलल कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के थ्रू हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। उन सब के लिए मेथड एक ही है, मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मैं हेडिंग डाल देता हूं कि डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय, शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के थ्रू अपन केस डिटरमाइन करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। वी नो दैट del TF is equals to KFXB, यह हम जानते हैं। क्लियर? तो del TF is equals to KF, इसकी वैल्यू रख देता हूं NB अपॉन NA प्लस NB। फिर del TF is equals to क्या रख देता हूं मैं रख देता हूं XB है ना, चलो ठीक है, XB से लेके अपन चल रहे हैं। अपन शॉर्ट में कर लेते हैं, फिर इसको ऐसा करो, इसको एम लेके करके चलिए, ये और बड़ा हो जाएगा। एम लेके चल रहे हैं
तो अपन को कुछ इस तरीके का आएगा, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए। यहाँ तक अपन करके आए हैं एक्चुअली, तो इसलिए अपन यही लेके चलें, तो पूरी प्रोसेस फिर से लेके चलनी पड़ेगी। तो के एफ इंटू ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं एन बी अपॉन तो इसको हम ऐसे ही लेके चलते, इसको निगलेक्ट करते ही एक्स बी, इसकी जगह पर वैल्यू ले देते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए। तो डेल टी एफ इजिकल्स टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल टी एफ इजिकल्स टू के एफ डब्ल्यू बी, इसको हम ग्राम में कर लेते हैं, ये किलोग्राम के लिए है, तो डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए एम ए इंटू 1000 ग्राम। हमने इसको 1000 ग्राम में कर दिया। तो मैं एम बी को इधर ले आ रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जा रहा हूं, तो क्या डेल पे वापस लिख देता हूं, डेल टी इजिकल्स टू के ए डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो यह हो जाएगा एम बी इजिकल्स टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब आप इसको भले आप चलो ऐसे लेंगे, तो यह इस तरीके से अपन किसी सॉल्यूशन के लिए हम निकाल सकते हैं, मोलर मास को निकाल सकते हैं और हम मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के लिए इतना, बाकी आगे के लेक्चर में आप देखेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।